हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। हमने फर्स्ट पार्ट में जलवायु तक पढ़ लिया था, तो आज हम वनस्पति से शुरू करेंगे और आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जलवायु में क्या पढ़ा था कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन है। ठीक है, कभी हमने मौसमों के प्रकार देखे थे कि सर्दियों का मौसम होता है, गर्मियों का मौसम होता है, कभी बारिश होती है तो कभी लू चलती है। तो हमने क्या मौसम के प्रकार देख लिए थे और इनके बारे में पढ़ भी लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वनस्पति के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको वनस्पति के बारे में क्या बताया था कि आप अपने आसपास जितने भी पेड़ पौधे देखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें वनस्पति कह देते हैं। ठीक है, तो वनस्पति भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्राकृतिक वनस्पति हो गया, और जो हम खुद लगाते हैं जैसे पेड़ पौधे कोई इंसान लगाता है तो उसे क्या कहते हैं, वो प्राकृतिक रूप से नहीं उग रहा है। प्राकृतिक रूप से उगना मतलब वो खुद उग जाना, बिना किसी मनुष्य की सहायता से जो खुद उग जाते हैं पौधे, उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कह देते हैं। ठीक है, तो आज हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक वनस्पति क्या होते हैं, हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि पादप किन्हें कहते हैं। तो पादप को ही पौधे कहते हैं, पौधों को हम क्या कह देते हैं, पादप। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, पादप को क्या कहा जाता है, पौधे कहा जाता है। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे आप कभी पार्क में जाते हो खेलने के लिए तो वहाँ पर छोटे छोटे घास निकले होते हैं। ठीक है, हरे हरे घास जिनमें बड़ा अच्छा लगता होगा आपको खेलना। ठीक है, तो कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें हम झाड़ी कह देते हैं। कुछ पौधों को आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, तो उनके उदाहरण क्या है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे। तो आपसे अगर एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाए कि झाड़ी में जो पौधे, झाड़ी जिन पौधों को कहा जाता है उनमें कौन कौन से पौधे आते हैं, तो आपने क्या लिखना है उसमें, कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं। आपने ऐसे पेड़ पौधे भी देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं और उनमें जो शाखाएं होती हैं, पत्तियां होते हैं, उनका आकार जैसे बड़ा होता है। जैसे इसमें क्या आ जाएगा, इसमें नीम का पेड़ आ जाएगा, आम का पेड़ आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है। आपने ऐसे भी पेड़ पौधे देखे होंगे जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, उनमें पत्ते जो हैं कम मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे नारियल हो गया। ठीक है, तो ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन से पौधे हैं, कौन से वृक्ष हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा कम पाई जाती है, तो आप उसमें क्या लिखेंगे, नारियल लिख सकते हैं। घास झाड़ियाँ घास झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। तो यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति का डेफिनेशन आ गया है, तो आपने ये लर्न करना है। किन्हें कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति, घास झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। इसमें आपको याद होना चाहिए क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति किन्हें कहा जाता है एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। बच्चों अगर आपने कभी सोचा हो कि यार वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पौधे हैं और हमारे एरिया में छोटे छोटे पौधे हैं, वहाँ पर बहुत मीडियम साइज़ के पौधे पेड़ हैं और हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसका क्या कारण होता है, क्यों हर जगह पर अलग अलग तरह के पौधे निकलते हैं, फिर वृक्ष होते हैं। तो इसका क्या कारण है, जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, किस लिए अलग होते हैं ये, इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो जहाँ जैसी जलवायु होती है उसी के हिसाब से वहाँ पर पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो किसके कारण पेड़ पौधों का आकार अलग अलग होता है हर जगह पर, जलवायु के कारण। ठीक है, इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण है। तो जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती होगी वहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ पर कम पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्षा है, जलवायु है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है वनस्पतियों को उगाए जाने में। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो जलवायु की विभिन्नता मतलब डिफरेंस है, बहुत सारा अंतर पाई जाती हैं। ठीक है, जलवायु अलग अलग जगह पर अलग अलग जलवायु होती है, तो इस कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये था प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे हमें वनों की आवश्यकता क्यों है।
हम वन पेड़ क्यों उगाते हैं, हम पौधों को क्यों उगाते हैं, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और साथ ही साथ बहुत ईजी भी है। इसे आप खुद अपनी भाषा में लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बुक का ही पूरा रट्टा मारें फिर उसे लिखें। बहुत ईजी, अगर आप सोच समझ के लिखेंगे तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, क्योंकि वनों की आवश्यकता तो एक जैसी ही होती है सबको। ठीक है, तो अब इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वन हमारे लिए बहुत लाभदायक है, ये विभिन्न कार्य करते हैं। ठीक है, वन हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, हमें पता है, और ये अलग अलग तरह के कार्य भी करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ठीक है, हमें पता है जो पेड़ पौधे हैं उनसे हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और वो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं पेड़ पौधे का फर्स्ट पॉइंट, अगर ऐसे आप पॉइंट्स में लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आए उसे पॉइंट्स में लिखा करें, क्योंकि चेक करने वाले को भी आसानी रहती है, और आपकी जो पैराग्राफ 3 लाइनों का होगा वही पॉइंट में 5 लाइनों का बन जाएगा। तो आपको ज़रूरी है कि आप पॉइंट्स में लिखें। तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, आप फर्स्ट पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं कि वन हमारे लिए बहुत लाभदायक है, इसका आपने फर्स्ट पॉइंट बना लेना है। सेकंड पॉइंट, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे हम सांस के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, ये सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप पॉइंट बनाकर अपना पूरा आंसर लिख सकते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं। ठीक है, तो हमें पता है जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें क्या मिट्टी में तो उगती हैं, मिट्टी के अंदर, तो क्या करती हैं वो मिट्टी जो है उसको बांध कर रखती है, अपने आप में जकड़ कर रखती हैं, तथा इस प्रकार वह मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। मिट्टी का अपरदन होना पता होना चाहिए आपको। मिट्टी का अपरदन होना मतलब होता है कि जो मिट्टी है उसका अपने स्थान से बह जाना। ठीक है, कभी आपने देखा होगा अगर बाढ़ आती है तो क्या होता है, सारी मिट्टी जो होती है अपने साथ बह ले जाती है, बाढ़ जो होता है अपने साथ बहा के उसे ले जाता है। तो क्या करती है, जो अगर पेड़ पौधे की जड़ें होंगी, मिट्टी को जकड़ कर रखेंगी अपने आप में, तो क्या होगा, वो जब बाढ़ आएगी तो क्या होगा, मिट्टी की जो मिट्टी है वो नहीं बहेगा। तो क्या हुआ, मिट्टी के अपरदन को रोकना। मिट्टी का अपरदन मतलब हुआ जो भी मिट्टी है अपनी जगह से उसका हट जाना, बह जाना, मिट्टी का अपरदन कहलाता है। तो पेड़ पौधे मिट्टी के अपरदन को रोकती हैं। ठीक है, वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, ठीक है, क्या क्या प्राप्त होता है हमें लकड़ियों से क्या प्राप्त होता है, वनों से क्या प्राप्त होता है वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फायदे हैं वनों के। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई है। अंधाधुंध मतलब बिना कुछ सोचे समझे काटते रहना। तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। अब लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रकार प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि आजकल हर जगह पर पेड़, जहाँ भी जंगल थे वहाँ पर काट के बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं बड़ी बड़ी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, ऐसे भी आ सकता है एग्ज़ाम में कि आप पेड़ों की कटाई को रोकने, अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए क्या क्या उपाय बता सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, वन महोत्सव बना सकते हैं जिसमें आप सभी लोग मिलकर पेड़ पौधों को उगाएं। ठीक है, आप बहुत से कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे क्या हो रहा है, पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं तो वायुमंडल है हमारा, उसमें जो संतुलन है वो बिगड़ता जा रहा है। कभी आंधी आ रही है, कभी बाढ़ हो रहा है, कभी सूखा पड़ जा रहा है। तो क्या ये संतुलन बिगड़ जाता है जब पेड़ पौधे कटते जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए आप पर्सनल भी कुछ काम कर सकते हैं। जैसे आपका जब बर्थडे होता है तो आप सेलिब्रेट करते हैं, केक मंगाते हैं, अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर ये भी करें आप, इससे कोई मना नहीं है, लेकिन आप अपने बर्थडे के दिन एक छोटा सा पौधा उगा सकते हैं। हर बर्थडे के दिन आप अलग अलग पौधा उगा सकते हैं। ठीक है, कोई महंगा तो पौधा होता नहीं है, तो ये बहुत अच्छा काम होगा अगर आप ये करें अपने बर्थडे के दिन। कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे बर्थडे ही नहीं, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो जिसे आप सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन आप पेड़ पौधों को, मतलब पौधों को छोटे मोटे उगा सकते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर डायग्राम, क्या क्या दे रहे हैं पेड़ हमें, ऑक्सीजन, शहद, फल, गोंद, अवलाख, वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास। हाँ, जो पेड़ पौधे हैं वह वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास भी है। जितने भी वन्य जीव हैं, ठीक है, वो कहाँ रहते हैं, अपने वन्य जीव है वो कहाँ रहते हैं, जंगलों में तो रहते हैं। इमारती लकड़ियाँ दे रहे हैं, रबड़ दे रहे हैं हमें,
और हम उनका उपयोग कैसे कर रहे हैं? हम उनका उपयोग दवाई बनाने में कर रहे हैं, आश्रय कर रहे हैं, अपना घर बनाने के लिए कर रहे हैं, चारा इकट्ठा करते हैं, हम ईंधन बनाने के लिए कर रहे हैं। खेल का जो सामान होता है, बैट बॉल जो भी आपका बनता है, वो किससे बनता है? लकड़ी से बनता है। तो वो कहाँ से लकड़ी हमें मिल रहा है? हमें अब वो पेड़ पौधों से ही तो मिल रहा है। तो क्या हुआ, मतलब हमें जो भी उन सामान देते हैं, हमें जो भी प्रकार की अलग अलग चीज़ें जो हमें पेड़ पौधे से मिलते हैं, उसका उपयोग हम करते हैं फर्नीचर का सामान बन कराने में। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो जड़ है मिट्टी की। देखिए यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ से ये क्या है? मिट्टी एक तरह से, और ये पेड़ों की जड़ है। तो क्या मिट्टी को बांध के रखा है इसने अपने आप में? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मृदा अपरदन को रोकती है। अब पढ़ते हैं हम वन्य प्राणी। वन्य प्राणी जो भी रहते हैं, वनों में रहते हैं, उन्हें वन्य प्राणी कहते हैं। ठीक है, वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। हमने पढ़ा भी कि वन जो है अलग अलग तरह के वहाँ वन्य जीव निवास करते हैं। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। मतलब जो वन है उसमें अलग अलग तरह के जंतु रहते हैं। जैसे बड़ी बड़ी प्रजातियां रहती है जंतुओं की, सांप रहते हैं, उभयचर रहते हैं, पक्षियाँ बहुत सारी वहाँ पर रहती हैं। स्तनधारी जैसे बंदर हो गए, गोरिल्ला हो गए, सारे स्तनधारी में आते हैं, वो रहते हैं। छोटे मोटे कीट हो गए जैसे कीड़े मकोड़े, सारे वह कहाँ निवास करते हैं? वन्य प्राणी वनों में निवास करते हैं। तो इन्हें क्या कह देते हैं? हम वन्य प्राणी कह देते हैं। ठीक है, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। आप सबको पता होगा जो बाघ है वो हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कभी भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं, जो आप 12वीं के बाद दोगे उसमें भी पूछ सकते हैं। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। कहाँ पर है एशियाई शेरों का निवास? गुजरात के गिर वन में। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगल में घूमते हैं। हाथी और एक सींग वाले गैंडे कहाँ घूमते हैं? असम के जंगलों में घूमते हैं। ठीक है, हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर हैं जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। तो क्या है, हमारा देश जो है उसमें हर तरह के जीव जंतु पाए जा सकते हैं। बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, तेंदुआ, भालू, बकरी, ऊंट, जंगली गधा, ठीक है, हाथी, सब कुछ जितने भी जानवर हैं सभी पाए जाते हैं भारत में। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है कि हमारे भारत जो है उसमें पक्षियाँ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। हमें पता है मोर जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारे चिड़ियाघर हैं, राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है उनकी प्रजातियों को बचाने के लिए, जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करता है। उद्यान मतलब कहाँ? जहाँ पर अलग अलग तरह की स्पीशीज़, अलग अलग तरह के प्रकार के वहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है। और अगर जैसे पक्षियाँ अगर उद्यान में रहेंगी तो इससे जो भी शिकार उनका करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी होती है अच्छी तरह से, वो सरकार के अंडर आता है जो भी उद्यान है। क्या आपने अपने क्षेत्र में भी पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? आप इसमें इजी क्वेश्चन है, करना ज़रूरी नहीं है, इसे कोई भी बता सकता है। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेज़ी से घट रही हैं। ठीक है, वनों को बार बार काटा जा रहा है। वनों के जहाँ पर जंगल होते थे वहाँ पर अब बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। तो और जानवरों का जो शिकार करते थे, क्या होता जा रहा है इससे? भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियाँ तेज़ी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क बनाए गए हैं, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं का शुरू किया है। ठीक है, तो आप अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं वन्य जीवों को बचाने के लिए, तो क्या आप लिख सकते हैं? सरकार ने उनको बचाने के लिए नेशनल पार्क बनाए हैं,
पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना तथा हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरकार ने क्या कदम उठाए हैं वन्य जीवों को बचाने के लिए, तो आप ये सारा लिख सकते हैं वहाँ पर। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? ठीक है, तो आप ये सर्च करके बता सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये जंगल है, बाघ है, चीता है, नीलगाय है, तो ये सारे क्या है, विविधता पाई जाती है हमारे भारत में। ठीक है, आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में बनाते हैं ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए अगर आपसे कि आपके इलाके में या फिर आपके स्कूल में क्या क्या कदम उठाए गए हैं वन्य जीवों को बचाने के लिए, तो आप कह सकते हैं रैलियाँ निकलती हैं। कभी आपने देखा होगा आपके स्कूल से रैली निकलती है, सारे बच्चे एक हाथ में पोस्टर लेते हैं और चिल्ला चिल्ला के नारे लगा कर जाते हैं वन्य जीवों को बचाओ, तो ये कदम लिख सकते हैं आप। ठीक है, और अगर आप अपना हाथ बटाना चाहते हो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, तो आप क्या, जो भी आजकल आपने देखे होंगे मार्केट में बहुत सारे चीज़ आते हैं जो वो होते हैं, जानवर होते हैं, उनके शरीर के अलग अलग अंगों से बने होते हैं। जैसे हड्डी से कोई बहुत डेकोरेटिव सामान बना दिया, सींग से, पंख से अलग अलग तरह के आजकल मिलने लगे, तो इनको आप खरीदने से मना कर सकते हैं। अगर आप कोई खरीदेगा ही नहीं तो वो बनाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो आप अपना भी कदम उठा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो अब क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है सिर्फ, उसमें एक क्वेश्चन में 3-4 पार्ट है और चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेना है, अब बुक तो होंगी नहीं लेकिन अब स्कूल भी खुल जाएंगे कुछ दिनों बाद। ठीक है, तो ये चैप्टर आप कर सकते हैं अच्छी तरह से रिवाइज़। बहुत अच्छी, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बाय।